अभी जो मोदी जी नेदरलैंड से वो प्लेट्स लेके आए ना 11वीं सेंचुरी की, जो चोला डायनेस्टी की थी, तो मैं आपको थोड़ा सरप्राइज करता हूँ कि कितनी बारीकी से चीजों को प्लान करा जाता है। अक्सर आपने ये नोटिस करा होगा कि चाइना जब भी किसी और के पार्ट पे क्लेम करता है ना, तो वो ना अपनी हिस्ट्री से कोई ऐसा कागज उठा के ले आएगा अचानक से और दिखा देगा कि देखो हमारे राज्य में तो ये था और हम तो ये तो हमारा पार्ट है। बस इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स है ना, ये एक्चुअली चोला डायनेस्टी ने एग्रीमेंट साइन किया था। एग्रीमेंट उस टाइम पे ऐसी ही होती थी, 30 किलो की तो ये प्लेट्स है। और वो साइन किसके साथ किया? राजा श्रीविजय, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के एरिया को रूल करते थे। क्यों किया था? क्योंकि जितना भी ट्रेड होता था ना मिडिल ईस्ट से या यूरोप से, वो चाइना की तरफ जाता था या वापस आता था, तो वो सारा इंडोनेशिया के पानी के आसपास से निकल के जाता था। अब वहां पे जो राजा है वो तो ऑब्वियसली पावरफुल है, वो रोक भी सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो एग्रीमेंट ये साइन हुआ था कि चोला डायनेस्टी ने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री खोली तमिलनाडु के अंदर। और उस टाइम पे मोनेस्ट्री सिर्फ मोनेस्ट्री नहीं होती। आज के टाइम पे जैसे कंट्रीज मिलिट्री बेसिस खोलते हैं ना, कि इंडिया ने रशिया के अंदर मिलिट्री बेस खोल दिया, रशिया ने इंडिया के अंदर खोल दिया, तो टेम्पल्स उसी स्ट्रेटेजी का काम करते थे। क्योंकि अगर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री खोली है ना, जिसका सारा खर्चा, सारी स्पॉन्सरशिप जो है वो चोला डायनेस्टी ही देगी, तो राजा श्रीविजय और उनके एम्पायर का कोई इंसान आएगा या कोई बात होगी तो वो आराम से रह सकता है। जितना ट्रेड करना है वो भी सीधे सीधे कर सकता है। बदले में चोला डायनेस्टी की जो शिप्स हैं या ट्रेड है, उसके लिए इंडोनेशियन वाटर्स से या मलेशिया के आसपास से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा प्यार से ट्रेड होगा। लेकिन फिर जो राजा श्रीविजय है ना, वो हो गया ग्रीडी और एरोगेंट। ग्रीडी तो वो इसलिए हो गया कि मैं इनसे क्यों ना लूट हो ली, मैं तो इनसे भी पैसे लूंगा और ज्यादा लूंगा, फाइन लगाऊंगा। एरोगेंट इसलिए उसको लगता था कि उस टाइम तक कोई भी नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि भाई मलेशिया या इंडोनेशिया तक वो पहुंच जाए। दूसरे कंट्री या दूसरे एम्पायर तक पहुंच कर लड़ने की कैपेबिलिटीज नेवी में नहीं होती थी। और उसको लगा कि मैं इंडिया क्यों जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं चोला डायनेस्टी के आसपास, तो मैं क्यों ना पैसे लूंगा। पर उसको ये पता नहीं था कि चोला डायनेस्टी उस टाइम पे 11वीं सेंचुरी में इतनी पावरफुल थी कि वो कुछ ही टाइम के अंदर सीधे पहुंच गई वहीं इंडोनेशिया मलेशिया एम्पायर में, और जाके उन्होंने राजा श्रीविजय को बुरी तरीके से हराया। सारा जो एरोगेंस था, जो एग्रीमेंट को तोड़ने का बिहेवियर था ना, उसका एक तरीके से सबक सिखाया। अब बारीकी जो मैं कह रहा था ना कि कितनी बारीकी से चीजों को प्लान करा जाता है, अब आप सुनना, ठीक है। चाइना पेपर उठा के लाता है, वो वाली बात। अब बात यह है कि जिस समुंदर को इंडोनेशिया और मलेशिया एम्पायर जो था राजा श्रीविजय का, वो कंट्रोल करता था, उसका नाम पता है क्या है आपको? स्ट्रेट ऑफ मलाका। आज के टाइम पे मतलब वही स्ट्रेट ऑफ मलाका जिसके ऊपर चाइना का 80% ट्रेड होता है, और यूएस और चाइना जो है वो उसके पीछे लगे पड़े रहते हैं। चाइना जो है उसको मलाका डिलेमा बोलता है, क्योंकि वहीं से उसको क्रॉस करना पड़ता है। और इंडिया की एक वन ऑफ द काइंड ऑफ मैकेनिज्म है कि अगर चाइना हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हम उसे ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि जब चोला डायनेस्टी ने राजा श्रीविजय को हराया ना, तो उन्होंने अपना बेस कहां बनाया? क्योंकि बहुत दूर पड़ेगा आपको मलेशिया इंडोनेशिया वाला एरिया। बेस बनाया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहां आज के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट लगातार मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तगड़े लेवल पे एस्केलेट कर रही है और सीधे मानती है कि हम स्टेट ऑफ मलाका को चोक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।